और लास्ट वीडियो में हमने भारतीय भूगोल में सीमेंट उद्योग उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। तो देखिए, हम भारत में चीनी उद्योग के प्रारंभ की हम बात करें तो भारत में 1903 से भारत में चीनी उद्योग प्रारंभ हो गया था। लेकिन इसका जो वास्तविक जो विकास है चीनी उद्योग का भारत में वास्तविक रूप से जो विकास है वो 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका जो प्रारंभ था 1903 में हो गया था, लेकिन इसका विकास 1931 में इसका विकास प्रारंभ हुआ। चीनी उद्योग के बारे में हम देखें तो यह चीनी उद्योग है वो जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद में सबसे बड़ा एक बृहत्तम उद्योग माना जाता है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बृहत्तम जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बृहत्तम उद्योग है वो है चीनी उद्योग। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है ब्राजील के बाद में। मतलब ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है चीनी के उत्पादन में, और भारत का चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और चीनी के खपत में हम देखें, चीनी की जो खपत है वो विश्व में भारत में सर्वाधिक मात्रा में होती है। मतलब खपत के बारे में देखें तो खपत में प्रथम स्थान है विश्व में भारत का, और उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो चीनी मिलें, भारत में चीनी मिलों की हम सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो संख्या है भारत में चीनी मिलों की वो है महाराष्ट्र में। मतलब उत्तरी भारत में, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उत्तरी भारत में सर्वाधिक मात्रा में मतलब 90% चीनी का उत्पादन होता था। लेकिन अब वर्तमान समय में हम देखें तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन होने लगा है। अब दक्षिण भारत में वर्तमान समय में दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में चीनी के कारखाने स्थापित हुए हैं, और वहीं पर सर्वाधिक मात्रा में चीनी के उत्पादन होने लगा है। उसके बाद हम देखें तो इस प्रकार से चीनी की मिलें की जो सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक स्थित है। उस पर हम स्थानीयकरण के कार्य को देखें तो स्थानीयकरण के कारकों की हम बात करें तो चीनी उद्योग में भी अन्य उद्योगों की तरह सबसे महत्वपूर्ण जो स्थानीयकरण का जो कारक होता है वो है कच्चा माल। और चीनी उद्योग को विकसित करने के लिए सबसे बड़ी मात्रा में गन्ने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्योंकि चीनी उद्योग एक अशुद्ध कच्चा माल का साधन है, कच्चा माल का स्रोत है, इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन गन्ना है तो उससे 100 टन गन्ने से केवल 10 या 12 टन चीनी ही प्राप्त की जाती है। इसलिए यह एक अशुद्ध कच्चा माल माना जाता है। गन्ना एक अशुद्ध कच्चा माल माना जाता है। 100 टन गन्ने से केवल 10 या 12 टन गन्ने ही चीनी की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग की जो मिलें हैं वो मिलें गन्ने के खेतों के पास ही लगाई जाती है। मतलब कच्चे माल के स्रोत के पास ही चीनी उद्योग की मिलें स्थापित की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि जो चीनी उद्योग है वो सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण भारत में भी इसका जो विकास है वो प्रारंभ हुआ है। तो चीनी इसके विकास के बारे में हम देखें तो एक तो गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है वो जलोढ़ मृदा में होता है। उत्तर भारत में हम देखें तो उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, इसलिए जलोढ़ मृदा में इस गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि उत्तर भारत में वृहद बाजार है। उत्तर भारत में गन्ने की खपत के लिए वृहद बाजार की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जो पर्याप्त श्रमिक है, सस्ते और कुशल श्रमिक है, उसकी भी पर्याप्तता है उत्तर भारत में, इसलिए उत्तर भारत में भी गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, चीनी का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद हम देखें तो समुद्री जलवायु भी चीनी उद्योग के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि शुष्क वातावरण में जो गन्ने में जो रस है, गन्ने का जो रस है वो नहीं बनता है, लेकिन समुद्री जलवायु में गन्ने में रस अधिक बनता है। इसीलिए समुद्री जलवायु गन्ने के विकास के लिए, चीनी उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो दक्षिण भारत में गन्ने का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, इसलिए वहाँ पर चीनी की मिलें अधिक मात्रा में लगाई जाती है और चीनी का उत्पादन वहाँ पर अधिक किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये सभी इसके स्थानीयकरण के कारक। पहला है कच्चा माल। तो कच्चा माल में हमने देखा कि यहाँ पर गन्ने की आवश्यकता अधिक होती है इसके उत्पादन के लिए, तो गन्ने के खेतों के पास ही यहाँ पर जो चीनी उद्योग की जो मिलें हैं वो लगाई जाती है।
बहुत जल्दी काटने के बाद, गन्ना काटने के बाद बहुत जल्दी इसका जो रस है वो सूख जाता है। इसलिए शीघ्रता से सूखने के कारण इसके जो गन्ने के जो खेत हैं उनके पास ही चीनी उद्योग की मिलें स्थापित की जाती है, क्योंकि और यह एक अशुद्ध कच्चा माल भी है इसीलिए। उसके बाद दूसरा है जलोढ़ मृदा, क्योंकि जलोढ़ मृदा में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। सस्ते मजदूर भी इसके लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं और समुद्री जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा बाजार और परिवहन भी इस उद्योग की स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस प्रकार से ये स्थानीयकरण के कारक। अब इन स्थानीयकरण के कारकों के बाद में हम आगे बात करते हैं भारत में गन्ना का उत्पादन और वितरण के बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में हम देखें तो भारत में कई राज्यों में गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तरी भारत के भी कई राज्यों, दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी भारत के हम राज्य देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है और यहाँ पर कितनी चीनी उद्योग की मिलें हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम देखें तो केवल उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की जो मिलें स्थापित की गई है वो है 106 मिलें केवल उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें स्थापित की गई है। और उसके बाद हम देखें कि उत्तर प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र हैं चीनी उद्योग को विकसित करने के, एक है तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो सबसे पहले हम तराई क्षेत्र के बारे में देखें कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में चीनी उद्योग विकसित किया गया है। तो तराई क्षेत्र के गोरखपुर, देवरिया, इसके अलावा कुशीनगर, बस्ती, रामपुर के अलावा सीतापुर और जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में चीनी उद्योग विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। इसके बाद में अगला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब, मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का नदी का जो दोआब है उस दोआब में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है और वहाँ पर भी चीनी मिलें स्थापित की गई है। तो इस गंगा यमुना दोआब के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में देखें तो इस प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये सभी क्षेत्र है यहाँ की प्रमुख चीनी मिलें, जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है। कौन से क्षेत्र के? गंगा यमुना दोआब के। गंगा और यमुना के दोआब में मुजफ्फरनगर, इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद, इन सभी क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित की गई है, क्योंकि इसी जगह सर्वाधिक मात्रा में गन्ने के खेत स्थापित हैं और यहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, इसलिए यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। और गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण इसी क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है और चीनी मिलें भी अधिक स्थापित की गई है। उसके बाद हम देखें अगला राज्य है गन्ने के उत्पादन का महत्वपूर्ण राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमने पहले देखा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो चीनी की मिलें स्थापित की गई है वो कौन से राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। इसलिए महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहाँ पर कुल मिलाकर 134 मिलें चीनी की लगाई गई हैं। उसके बाद हम महाराष्ट्र के जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है उनके बारे में हम देखें तो यहाँ पर अनेक क्षेत्र जैसे नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, इन सभी क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित की गई है। अहमदाबाद भी एक चीनी मिलों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है अहमदाबाद के अलावा नासिक में भी चीनी उद्योग अधिक मात्रा में विकसित किया गया है। उसके बाद हम देखें तो अगला हमारा राज्य है भारत में चीनी उद्योग विकसित होने का वो है बिहार। तो बिहार के बारे में हम देखें तो बिहार में चीनी मिलें 28 लगाई गई है। बिहार में जो 28 चीनी मिलें स्थापित की गई है और उसके जो प्रमुख चीनी मिलों के जो केंद्र हैं उन केंद्रों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया और शाहबाद जो यहाँ के प्रमुख चीनी मिलों को स्थापित करने के प्रमुख केंद्र हैं बिहार में। और बिहार में चीनी मिलों की कुल संख्या है 28। ठीक है, 106 है उत्तर प्रदेश में, 134 है महाराष्ट्र में और 28 है बिहार में। ठीक है, उसके बाद हम
अगले राज्य के बारे में बात करें भारत में चीनी मिलें स्थापित करने के, तो अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है। चीनी उद्योग विकसित करने का एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो पश्चिमी बंगाल में देखें तो पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 24 परगना और मुर्शिदाबाद, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है। उसके बाद में अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी दक्षिण भारत का तमिलनाडु भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पर चीनी मिलें सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में स्थापित की गई है। यहाँ पर भी चीनी मिलें की कम से कम 50 मिलें हैं। चीनी उद्योग को विकसित करने की 50 मिलें यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ के प्रमुख केंद्रों के बारे में देखिए, तमिलनाडु के जो प्रमुख केंद्र है जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है वो है मदुरई, कोयम्बटूर, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर चीनी मिलें विकसित करने की, चीनी मिलें जहाँ पर लगाई गई है वो है मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। इन तीनों प्रदेशों में तमिलनाडु में चीनी मिलें स्थापित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो क्षेत्र है जहाँ पर मिलें भी स्थापित की गई है। इसके बाद हम देखें अगला प्रदेश है भारत में चीनी उद्योग विकसित करने का, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी हम देखें तो आंध्र प्रदेश में भी 27 चीनी मिलें स्थापित की गई है। और यहाँ पर चीनी मिलें स्थापित करने की जो प्रमुख क्षेत्र है वो है पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी घाटी। मतलब आंध्र प्रदेश में जहाँ पर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, उस नदी की जो घाटी है पूर्वी, मतलब गोदावरी नदी घाटी का पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है उस पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी नदी की घाटी में चीनी मिलें अधिक मात्रा में स्थापित की गई है, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कृष्णा नदी की घाटी में भी चीनी मिलें स्थापित की गई है, क्योंकि वहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसलिए तमिलनाडु में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में चीनी मिलें स्थापित की गई है। उसके बाद हम देखें विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी चीनी मिलें स्थापित की गई है। तो आंध्र प्रदेश के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियां और विशाखापट्टनम। इन तीनों क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में चीनी मिलें स्थापित की गई है। उसके बाद अगला राज्य है भारत में कर्नाटक। दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत का अगला जो राज्य है जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है तो वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक में हम देखें तो कर्नाटक के जो प्रमुख जो जिले हैं जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है वो है बेलगांव, बीजापुर, वेल्लोरी और चित्रदुर्ग। बीजापुर, बेलगांव, वेल्लोरी और चित्रदुर्ग, इन चारों स्थानों पर, इन चारों क्षेत्रों में, चारों राज्यों में चीनी मिलें स्थापित की गई है। उसके बाद आखिरी जो राज्य है जहाँ पर उत्तरी भारत का राज्य है राजस्थान में भी चीनी मिलें स्थापित की गई है। और राजस्थान के बारे में हम देखें तो राजस्थान में जो प्रमुख क्षेत्र हैं श्रीगंगानगर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन तीनों स्थानों पर शुगर की जो मिलें हैं वो स्थापित की गई हैं। इसके बाद एक राज्य और है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी चीनी मिलें स्थापित की गई है और मध्य प्रदेश की मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, मध्य प्रदेश की मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, इन तीनों स्थानों पर चीनी की मिलें स्थापित की गई है। ठीक है। उसके बाद हम देखें अगला राज्य है पंजाब व हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में चीनी की मिलें स्थापित की गई है। तो पंजाब और हरियाणा की हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जो केंद्र हैं चीनी मिलें स्थापित करने के वो है जगाधरी, पानीपत, रोहतक और अमृतसर। इन स्थानों पर चीनी मिलें स्थापित की गई है। ठीक है। इस प्रकार से ये सभी राज्य जहाँ पर चीनी मिलें स्थापित की गई है। फिर उसके बाद हम देखें कि भारत में चीनी उद्योग की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में हम देखते हैं कि भारत में चीनी उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन में अनिश्चितता। यहाँ पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो कम होती है और उत्पादन में भी अनिश्चितता होती है। यह एक यहाँ के चीनी उद्योग की एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद है गन्ने में शक्कर की कम मात्रा। मतलब यहाँ पर भारत में जो भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है उस गन्ने के उत्पादन में शक्कर की मात्रा वो कम है। यह भी एक यहाँ के चीनी उद्योग के लिए एक समस्या मानी जाती है। अगली समस्या है उप उत्पादों का प्रयोग न होने के कारण उत्पादन व्यय का अधिक
ठीक है। उसके बाद अगली है गुड़ के उत्पादन में प्रतियोगिता, यह भी चीनी उद्योग के लिए एक समस्या का कारण बनती है। अगली है दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ, सरकार की जो नीतियाँ वो दोषपूर्ण है चीनी उद्योग के लिए, तो यह भी इसके चीनी उद्योग का समस्या का कारण है। अगली है मिलों की मौसमी प्रवृत्ति, मिलों की मौसमी प्रवृत्ति भी चीनी उद्योग की एक समस्या है। और फिर है बीमार मिलों की समस्या, मतलब जो मिलें लगाई गई है उन मिलों का तो समय समय पर देखरेख और उनका जो मरम्मत है वो नहीं होती है, इसलिए इनके कमजोर इनके जो साधन है वो, इसलिए जो ये सभी समस्याएं हैं यहाँ पर चीनी उद्योग को विकसित करने की कुछ समस्या जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज की वीडियो में हमने भारतीय भूगोल में जो चीनी उद्योग है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट